हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केवीएस, टीजीटी, यूपी लेखपाल और पीईटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपनी तैयारी का स्तर चेक करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर हो जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और अगर नोटिफिकेशन बेल ना ऑन की हो तो इसको ऑन करेंगे। शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, इस तरह के जब वीडियो आप प्रैक्टिस सेट्स को क्लियर करते हैं तो आपकी तैयारी का स्तर एकदम अपने आप बेहतर हो जाता है और आप आने वाले एग्जाम में खूब बढ़िया से कॉन्फिडेंशियल आप पेपर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं खड़ी बोली की हैं। इसमें पूछने का मतलब ये है कि कौन सा कवि है जो खड़ी बोली में रचनाएं करता था। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी है सूरदास। तो आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कवि भी माना जाता है। देखिए, ये जो है इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे मुख्य रचनाएं इनकी लहर, आंसू, झरना, एक घूंट, विशाख, चित्रधारा, कामायनी इनका एक उपन्यास है, आकाशदीप। अच्छा, इसके अलावा उनकी काव्य रचनाएं भी हैं, जैसे उर्वशी हो गया, वन मिलन, प्रेमराज। नाटककार भी थे जयशंकर प्रसाद, इन्होंने सज्जन, कल्याणी, करुणालय इन सब नाटकों की रचना की है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के काशी यानी आजकल जो बनारस का इलाका है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। इनका एक अधूरा उपन्यास भी, उसका भी जिक्र करेंगे इस वीडियो में। तो इरावती जो है इनका अधूरा उपन्यास था, जिसका प्रकाशन इनकी मृत्यु के लगभग बाद ही समझिए 1940 में हुआ, क्योंकि इनकी मृत्यु जो है 1937 में हुई थी और इरावती उपन्यास का प्रकाशन जो है 1940 में किया गया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम की शक्ति की पूजा बहुत सारे पेपर्स में इस कंटेंट को पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राम शक्ति की पूजा जो है इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी छायावादी युग के 4 स्तंभ कवियों में से एक माने जाते हैं। अच्छा, 4 स्तंभ कवि, बार बार आपका एक शब्द आ रहा है, तो इसमें आपको समझना है कि चारों स्तंभ कवि कौन कौन से। तो महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। निराला जी का जन्म भी प्रयागराज में हुआ था 1899 में। और इसमें जो राम की शक्ति की पूजा है, इस काव्य संकलन में इन्होंने जो है इतना सजीव वर्णन किया है कि लगता है कि आंखों के सामने जैसे कोई त्रासदी या कैलेमिटीज़ हो रही हो। इस कविता का मुख्य उद्देश्य राम रावण के युद्ध का वर्णन न होकर बल्कि इन्होंने सीता की जो मुक्ति मार्ग है उसको प्रशस्त करने की कोशिश की है इन्होंने। ठीक है, और लिखते भी हैं एक जगह ये कि अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर। तो इस तरह से राम की जो शक्ति की उपासना का वर्णन बहुत सजीव तरीके से, और इसके जो है 1936 में इसकी रचना की गई थी। और राम की शक्ति की पूजा जो संग्रहण है वो अनामिका काव्य संग्रह में है। तो इस तरह से जो इसके क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल राग कविता के रचयिता कौन है। तो बादल राग कविता के जो रचयिता है ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएंगे। इसमें बादलों को जो है क्रांति का प्रतीक माना गया है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। प्रकृति के चतुर चितेरे कवि कौन है। तो प्रकृति के सुकुमार कवि को ही चतुर चितेरे कवि कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी सुमित्रा नंदन पंत एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जनता और श्रम के गीत गाने वाले कवि का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी गिरजा कुमार माथुर, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें जो है जनता और श्रम के बीच गीत गाने वाले कवि का जो नाम था वो नागार्जुन था। देखिए, नागार्जुन जो बिहार की जमी पे इनका जन्म हुआ था और बिहार के दरभंगा में। ठीक है, इनकी मुख्य कृतियाँ भी हैं, जैसे भूल जाओ पुराने सपने, अपने खेतों में, सतरंगी पंखों वाली, हजार बाहों वाली युगधारा, या तुमने कहा था। अच्छा, इनका असली नाम जो है विद्यानाथ मिश्रा था, यानी नागार्जुन का असली नाम विद्यानाथ मिश्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हिंदी में गजल लेखन का
किसने प्रारंभ किया था? गोपाल दास नीरज, हुल्लड़ मुरादाबादी, दुष्यंत कुमार या हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन को आप जानते होंगे, मधुशाला, मधुबाला, मधु, इस टाइप की इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं और ये मुख्य अभिनेता अमिताभ बच्चन के पिता भी हैं। इनका भी जन्म प्रयागराज में हुआ था। तो इस तरह से, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है हिंदी गजल लेखन का कार्य किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर सी दुष्यंत कुमार एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी मुंशी प्रेमचंद या श्याम सुंदर दास? तो आपका इसमें जो है मुंशी प्रेमचंद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है या कहानी सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, फणीश्वर नाथ रेणु या हजारी लाल प्रसाद द्विवेदी? तो आपका इसमें वृंदावन लाल वर्मा सही हो जाएगा। ऐतिहासिक उपन्यासों के लेखक वृंदावन लाल वर्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, गिल्लू कहानी के रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा, मधुबन, वृंदावन लाल वर्मा या प्रेमचंद? तो आपकी जो महादेवी वर्मा है गिल्लू कहानी की रचनाकार हैं। इस कहानी को आपने निश्चित रूप से पढ़ा होगा। ये एक पालतू गिलहरी की कहानी है जो कि बहुत ही रोमांचकारी और ये इन्होंने बहुत ही मर्मस्पर्शी इसकी एक एक घटनाओं का वर्णन जो है महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंचलिक लेखक का नाम क्या है? आंचलिक लेखक का नाम बताइए। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, फणीश्वर नाथ रेणु या महादेवी वर्मा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी फणीश्वर नाथ रेणु करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुटज निबंध के लेखक का नाम बताना है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या सरदार पूर्ण सिंह? तो आपका श्याम सुंदर यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कुटज कहानी, देखिए कुटज एक पौधा है जिसको कहीं कहीं लता भी बोलते हैं या बेहया भी बोलते हैं इस पौधे को, और इसी के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा निबंध लिखा। इस निबंध को भी आपने पढ़ा होगा क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में रह चुका है। तो इस तरह से कुटज निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए एग्जाम्स में जो पेपर होता है ना, उसमें कोई ये नहीं होता कि कहाँ से आपका क्वेश्चन आ जाए। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस को आपको ट्राई करते रहना है। जब आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन आएगा तो आपका अपने आप वहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन रहे हैं? ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी शिवानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपका इसमें कमलेश्वर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नई कहानी के पथ प्रदर्शक कमलेश्वर जी रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माटी हो गई सोना, करें कि ये गद्य की विधा जो है क्या है? संस्मरण है, रेखा चित्र, लघुकथा या जीवन वृत्तांत है? तो माटी हो गई सोना ये जो है आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है, इनकी लिखी हुई कृति है। इनकी अन्य कृतियाँ भी जैसे जिंदगी मुस्कुराई, दीप जले, शंख, कारवां आगे बढ़े, तो इनकी ये सब कहानियाँ। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि ये विधा क्या है? तो आपका संस्मरण विधा यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए सभी क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करने से जब दोबारा अपने किसी भी नोट्स को आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ा हुआ नोट्स पढ़ने में तुरंत से याद हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पैरों में पंख बांधकर रचना किसकी? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, हम इसका आंसर लिख देते हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी इसके रचनाकार हैं। अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी बहुत ही बेहतरीन लेखकों में से एक रहे। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जहाँ पे इनकी जन्म स्थान है। तो इन्होंने पैरों पे पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी तो करेक्ट ही हो जाएगा। अच्छा, राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा लिखी गई अन्य कृतियाँ भी हैं जैसे 25 मास रूस में, अच्छा, पतितों के देश में, चिता के फूल, और आपने एक बहुत ही चर्चित कहानी पढ़ी होगी, निबंध इनका गेहूं बनाम गुलाब, ये आपके पाठ्यक्रम में भी मिला होगा, ठीक है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत यानी ऑप्शन नंबर सी 14वें क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक समालोचक नहीं है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह या सरदार पूर्ण सिंह? तो आपके जो तीनों लेखक हैं ये आपके समालोचक हैं, लेकिन सरदार पूर्ण सिंह निबंधकार थे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिनेश के पिता आर्य समाज रामपुर के प्रधान थे और माँ ने स्त्री की शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। यह वाक्य है। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि आपको वाक्य का प्रकार पहचानना, यानी वाक्य किस प्रकार का, ठीक है।
तो इसमें जो वाक्य का आपका प्रकार हो जाएगा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं इसमें आपका जो वाक्य का प्रकार हो जाएगा वो आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्योंकि और से ये शब्द जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से 1 रुपए माँ के हाथ में रख दिया, कौन सा वाक्य है? मिश्रित, संयुक्त, साधारण। तो इसमें भी आपका और से जुड़ा है, तो संयुक्त वाक्य यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए पहली बताया कि मिश्रित वाक्य की पहचान क्या है? किंतु, लेकिन, जबकि, क्योंकि। लेकिन जो आपका संयुक्त वाक्य होता है वो और या अथवा से जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्न का उत्तर दिया जाता है, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जिस वाक्य में आश्चर्य होता है, जिस वाक्य में संदेह होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकंपित वर्ण ध्वनि कौन सी है? ला, रा, या सा। तो प्रकंपित आपसे पूछा जाता है, प्रकंपित वर्ण देखिए पूरी वर्णमाला में एक ही है जो रा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अच्छी किंतु जिद्दी लड़की है। अब देखिए किंतु से जुड़ा है, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा कौन सा वाक्य? अभी अभी आपसे बताया साधारण, संयुक्त, मिश्रित वाक्य, तो आपका मिश्रित वाक्य एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, दासरथी का क्या अर्थ है? दशरथ, दशरथ, दशरथ या दशरथ चलाने वाला। तो देखिए कह रहे हैं दशरथ का पुत्र, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए दशरथ, ऑप्शन बी दशरथ। तो देखिए ये तो रॉन्ग ही है, लिखा गलत है ना इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर सी दशरथ का पुत्र के लिए दासरथी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करता है? गगन, अंबर, स्वयंबर या नभ। तो देखिए गगन, अंबर, नभ ये तीनों आकाश के पर्यायवाची हैं, जबकि आपका जो स्वयंबर शब्द है वो आकाश का पर्यायवाची नहीं है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर सी भिन्न है, जो भिन्न है वही क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेद शब्द का अर्थ क्या होगा? कुशलता, बुद्धि, ज्ञान या विद्वता। तो जो वेद शब्द है उसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो आपका बुद्धि हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कटक का सही अर्थ बताइए। काटना, कीट, सेना, सरपट। तो इसमें कटक मीन्स जो आपका सेना होता है वही सही हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पिछले पेपर्स में पूछा गया था, तो कटक का जो सही अर्थ है वो सेना के साथ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक का अर्थ बताइए। देखिए शक का अर्थ ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी मनोज, ऑप्शन सी पिनाकी या तालाब। तो आपका जो शक का अर्थ है सही अर्थ वो इंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूप में कौन सी समास संयोजना है? बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या अव्ययी भाव समास। तो देखिए जो कूप मंडूप है इसका समास विग्रह जब करेंगे तो यानी जिसका ज्ञान कूप या सीमित हो, अर्थात व्यक्ति विशेष होता है। जहाँ पर व्यक्ति विशेष की रचना पाई जाती है वहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाता है, यानी अर्थात या जो शब्द यूज होता है तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। तो कूप मंडूप में कौन सी समास योजना? कूप मंडूप में बहुब्रीहि समास योजना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, सपरिवार में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या कर्मधारय। तो देखिए सपरिवार का जब समास विग्रह करेंगे तो परिवार के साथ है जो, अर्थात यह बहुब्रीहि समास के तुल्य योग बहुब्रीहि भेद के अंतर्गत आएगा। और आपको ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास के भी 4 भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के जो 4 भेद होते हैं, समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि और व्यतिहार बहुब्रीहि। तो तुल्य योग बहुब्रीहि में पहला पद सह का बोधक होता है, यानी जहाँ पर स से शुरुआत होती है अधिकतर शब्दों की, जैसे ससम्मान और आपका सपरिवार। तो इस तरह से आपका बहुब्रीहि समास यहाँ पर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27वें का जो ऑप्शन नंबर ए है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस शब्द में व्यंजन संधि है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। विद्यालय, सज्जन, रमेश या गजानन। तो विद्यालय और गजानन इन दोनों में आपकी दीर्घ संधि यानी स्वर संधि। तो इस तरह से अब रमेश में आपका गुण संधि हो जाएगा, लेकिन बी जो आपका है इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो सत धन जन बराबर सज्जन। तो इस तरह से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। तो आप क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी में अग्रभाग में उच्चरित ध्वनि है छोटा आ, बड़ा आ, ई या ओ। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ई ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालटेन निम्नलिखित में से यानी लालटेन, रेल, इंच और कूपन, इन शब्दों में से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है, पहचानना है। तो देखिए आपका लालटेन, रेल और इंच ये तीनों जो है अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन जो आपका कूपन शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अच्छा, कूपन के अलावा जैसे कारतूस हो गया
और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो अंग्रेज शब्द है ना एक, ठीक है, अंग्रेज शब्द ये खुद जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। जैसे आपका हिंदी है ना, हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी। जब आप हिंदी लिखेंगे ये किस भाषा का? तो फारसी भाषा का है। उसी तरह अंग्रेज या अंग्रेजी खुद एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। देखिए हिंदी की 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। आप अपनी तैयारी बेहतर करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर इसी तरह देते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए।